नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत है सभी का देवांशी कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देवांशी कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात ऐसी महिला से करवाते हैं जो समाज से जुड़ी रहती है और सामाजिक कार्यों के साथ जुड़ी रहती है। और कहा भी जाता है कि महिला एक समाज को निर्माण में उसकी एक अहम भूमिका रहती है, लेकिन जब वो महिला सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती है तो वो उसकी एक भूमिका और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही समाज सेविका के साथ आज मुलाकात करवाने वाले हैं आपकी, क्योंकि हमारा विषय है समाज सेवा में महिलाओं की भागीदारी के रूप में किस तरह वो कार्य करती है। ये हमारा आज का विषय है। और आज हमारे साथ समाज सेविका के रूप में विजय गुप्ता लांबा जी है, जो कि पूर्व अध्यक्षा भी है, बाल कल्याण समिति से भी जुड़ी है। तो बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में आपका। थैंक यू मैम। नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहते हैं कि वैसे तो समाज सेवा के साथ आज के समय में हर कोई जुड़ना चाहता है, किसी न किसी रूप में वो किसी की सेवा या फिर हम हेल्प कह सकते हैं करना चाहते हैं। लेकिन आप अगर डिफ़ाइन करें कि आप किस तरह से समाज सेवा को परिभाषित करते हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं? मेरे हिसाब से समाज सेवा ज़रूरतमंदों के लिए मदद करने तक सीमित है। जी जी। समाज सेवा का मैं तो यही अर्थ निकालती हूँ कि जो ज़रूरतमंद और मजबूर लाचार लोग हैं, यदि हम उनकी सेवा करें तो वही मेरे अपने शब्दों में समाज सेवा का मीनिंग है। जी। तो आज के समय में समाज सेविका के रूप में लोग आपको पहचानते हैं, जानते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, तो कैसे ये शुरुआत हुई समाज सेवा से? आप कब जुड़ी, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ, ये जानना चाहते हैं आपसे। मेरी जो पृष्ठभूमि रही है, मेरे फादर का इस तरह का नेचर था कि वो हमेशा लोगों के साथ मिलते जुलते रहते थे और उनकी बहुत मदद करते थे। जी। इवन कई बार इस तरह का मतलब हमने वाक़या देखा है कि हमें घर में पता नहीं होता था कि कहाँ पापा किसकी मदद कर रहे हैं, और हमें लोगों से पता चलता था जब वो आके हमें बताते थे कि आपके फादर ने मेरी वहाँ पे मदद की थी। तो वो शायद मेरे में वो इनहेरेंट चीज़ आ गई है, जी जी। जो समाज सेवा करने का जज्बा मेरे में आया है, वो शायद फादर से ही आया है। जी बिल्कुल, वो तो रहता ही है कि बचपन आपका कैसा बीता है उसका असर जो है वो आपके करियर में या आपकी लाइफ टाइम से जुड़ा रहता है। तो कैसी आपकी बचपन की यादें हैं, कैसे आपका बचपन बीता है, इसके बारे में पहले जानना चाहते हैं। मेरा बचपन है वो तत्तापानी, जो शायद आप सभी जानते हैं, एक तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। वहाँ पे हमारा पुश्तैनी घर था जी। और वो तीर्थ स्थान होने के नाते वहाँ पे बहुत लोग अक्सर आते जाते रहते थे। मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड है वो एक बिजनेसमैन फैमिली थी। जी। तो हमने घर में देखा, हमारे जो घर का माहौल था वो ऐसा था, जो भी हमारे घर में आता था वो हमेशा खाना खा के जाना, जी। और साथ में उनको कुछ ना कुछ हमने उपहार के रूप में ज़रूर देना। जी। वो हमने शुरू से इस तरह का माहौल घर में देखा था। तो वो एक उदारता और दूसरों के प्रति सद्भावना और उस तरह की जो चीज़ें थी वो मेरे बचपन से ही मेरे मतलब स्वभाव में आ गई थी। जी हाँ, कि हमेशा लोगों की हेल्प करनी हेल्प है, करनी किसी लोगों के भी साथ तरह से, मिलजुल कर रहना मिलजुल है। के, बिल्कुल जी क्योंकि बिल्कुल। कहीं ना कहीं आज के समय में अगर ये मिसिंग पाया जाता है बहुत सारी फैमिलीज़ में कि एक तो अलग अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो बच्चे भी उसको ही अडॉप्ट करते हैं कि नहीं, किसी से ज़्यादा मिलना जुलना नहीं, किसी की हेल्प कम ही रहेंगे तो हेल्प का भी उन्हें कोई पता नहीं होता है। तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कहा माना जा सकता है कि बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर मिले। जी। जी जी। तो आप अगर समाज सेवा को ये कहूँ मैं कि आपने फिर इंडिविजुअली आपने ये शुरू कर दिया था कि मुझे समाज सेवा से जुड़ना है, ये सफ़र आपका कब शुरू हुआ? मैम, ये सफ़र मेरा शुरू हुआ तकरीबन 2010 के आसपास। जी। पहले जज्बा बहुत था करने का, लेकिन बच्चे छोटे थे, वो मेरी मजबूरी थी कि पहले बच्चों को देखना ज़रूरी था। मन बहुत करता था, फिर भी मैं इनडायरेक्टली लोगों की मदद करती थी, जितनी मुझे अवेयरनेस थी या जहाँ तक मैं लोगों तक पहुँच पाती थी। जी। फिर जैसे जैसे थोड़े से बच्चे अपने मतलब अपने संभल गए, जैसे जो मेरी छोटी बेटी है वो 2010 में 4 साल की होगी, जी। और हम लोग
हम लोग नाहन में मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी, नाहन से सोलन शिफ्ट हो गए। सोलन हमारा परमानेंट हाउस है। तो वहाँ पे मैंने अपने मतलब कदमों को थोड़ा समाज सेवा की तरफ बढ़ाना शुरू किया और लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। एक 2012 में जो सत्यमेव जयते एक हमारी प्रोग्राम आता था, जी जी जी, उसमें सेक्सुअल अब्यूज़ पे एक वो आया था एपिसोड। जी। तो उस एपिसोड ने मुझे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उसमें इतने छोटे छोटे बच्चे जिनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो मैंने वहाँ से समाज सेवा का काम शुरू किया और वो उसमें जो उन्होंने वर्कशॉप दिखाई थी वो सीडीज़ बना बना के मैंने स्कूलों में देना शुरू की, ताकि स्कूलों में बच्चों को इस विषय पे एजुकेट किया जाए। जी, जी, तो वहाँ से बेसिकली मेरी जो समाज सेवा थी वो शुरू हुई। फिर ये निर्भया कांड हुआ, तो मैं और ज़्यादा मतलब बच्चों के साथ और ज़्यादा इन्वॉल्व होना शुरू होगी। महिलाओं के साथ, जो महिलाएं बोल नहीं पाती थी, जो डरती थी, घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो बात बाहर ना निकले, तो वो उस तरह से लेडीज़ कई बार मेरे साथ आके, क्योंकि मैं स्कूलों में जाके जैसे ये सीडीज़ डिस्ट्रीब्यूट करती थी, कोई मदर्स हैं बच्चों की, उनसे बात करती थी कि कोई आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ मुझे अप्रोच करो, मैं आप लोगों की मदद करूँगी और हम सब इकट्ठे होके मतलब करेंगे आगे जो भी समस्या है उसका समाधान करेंगे। कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। हम आपस में बात करें, शेयर करें तो चीज़ें हो सकती हैं, आगे उनका समाधान निकल सकता है। तो बस मैंने वहीं से अपना जो है वो करियर ये समाज सेवा का शुरू किया। पहले बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, और फिर मेंटल हेल्थ एक्ट में भी मैंने काम करना शुरू किया। तो जैसे आपने कहा कि पहले बच्चों से आपकी स्टार्टिंग हुई है और बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपने रेस्क्यू किया है, जिनकी हेल्प की है, फिर एजुकेशन में उनकी हेल्प की है, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि वो कैसे कैसे शुरू हुआ और कौन कौन से वो किस्से हैं जो आप साझा करना चाहते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ये लगता है कि समाज सेवा के रूप में अगर मैंने ये कार्य किया है तो मुझे बहुत सुकून इससे मिलता है। एक मैं आपको एपिसोड बताती हूँ। सबसे पहला तो मेरा शुरू हुआ कि जब मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एज ए मेंबर गई जी। वहाँ पे हमने एक बच्चे ने अपना जो एक्यूज़ था उसने अपना एक्ट एडमिट किया कि मैडम मैंने पैसों के लालच में आके गलत लोगों के साथ मैं मिल गया और मैं थोड़े से पैसों के लालच में आके मैं इस तरह से मतलब अपनी गलती करके जो है आज कोर्ट में पहुंच गया। वो हमारे पास बच्चा आया था, उसने कहीं एक इंसान के चोरी किए हुए पैसे दूसरी जगह पहुंचाए थे जी। तो उस बच्चे को पुलिस वालों ने पकड़ के हमारे स्पुर्द किया था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। जैसे कि आपको नाम से ही पता है कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चे प्रोड्यूस किए जाते हैं। जी जी जी। तो उस बच्चे की जब हमने दास्तान सुनी तो मुझे लगा कि जब उससे हमने पूछा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आप क्या चाहते हो, कि आपसे चलो गलती होगी, आप क्या चाहोगे। कहते मैडम अगर आप मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे को कुछ ऐसा काम करवा दो जिससे कि मैं कल को पैसे के लालच में ना पड़ूँ और मैं अपना कुछ काम कर सकूँ। और वो बच्चा हैंडीकैप था, कोई माइग्रेशन होके ही वो यहाँ पे आया था, बिहार का बच्चा था जी। तो हमने उसके लिए हमारी कॉलोनी में हमने सुंदरकांड की मतलब पाठ चलाया हुआ था। तो जो हमारे उसके चढ़ावे के पैसे होते थे हम वो पैसे इकट्ठे करते थे और हम ऐसे किसी अच्छे कार्य में उस पैसे को लगाते थे। तो हमने उस बच्चे को बोल के उसको इंडस्ट्रियल मेंटेनेंस का एक कोर्स ITI झाड़ माजरी में करवाया और उसकी फ़ीस में अब हमने वो जो चढ़ावे के पैसे थे उससे हमने उसकी फ़ीस दी। तो उस चीज़ से बहुत सुकून मिला हमें। फिर जब मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में चेयरपर्सन बनी 2018 में, तो कोविड के टाइम में हमारे सामने एक किस्सा आया जिसमें एक प्री मैच्योर डिलीवरी हुई। MMU ये हमारा महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी सुल्तानपुर में जी। और एट द टाइम ऑफ डिलीवरी उसकी मदर की डेथ होगी, बच्चे की जी।
और जो फादर थे उसके वो कोविड पॉजिटिव थे। तो बच्चे को देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। बच्चे की प्री मैच्योर डिलीवरी होने के साथ साथ उसको जॉन्डिस भी हो गया। जी। तो एमएमयू से डॉक्टर्स ने उसको रेफ़र किया आईजीएमसी के लिए। तो उस वक़्त पे वहाँ हमारे डीसी साहब जो थे उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि अब आप लोगों की सर्विसेज की ज़रूरत है, जी। तो बच्चे को हम आईजीएमसी शिफ्ट करना है क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। तो मैम वो कुछ घंटे का बच्चा था। जी। मैंने अपने स्टाफ में से 2 लोगों को इस काम के लिए तैयार किया। उनका कोविड का टेस्ट हुआ जी। और वो लोग फिर रात को मैंने जो बच्चे के फादर थे उनसे परमिशन ली, जी। रिटर्न परमिशन सीख की। परवाणू में वो बच्चा, परवाणू में फादर थे। एक तरफ उनकी वाइफ की डेड बॉडी जल रही थी और वो दूसरी तरफ उस बच्चे को मतलब उठाने के लिए हमें परमिट कर रहे थे कि आप बच्चे की देखभाल करें। तो मैम 3:30 बजे वो बच्चा आईजीएमसी में रात पहुंचा। वो स्टाफ लेके आया, एडमिट किया बच्चे को। बच्चे के पास एक कपड़ा तक नहीं था। तो वो सारा स्टाफ ने अरेंज किया यहाँ पे बच्चे का, मतलब जो भी उसको ज़रूरत थी कपड़ों की, वो सारी चीज़ें स्टाफ ने प्रोक्योर की। फिर यहाँ पे 14 दिन उन्होंने देख रेख की उस बच्चे की। टर्न वाइज आते रहे स्टाफ वाले। और यहाँ पे जो पेडिट्रिशियन डिपार्टमेंट के डॉक्टर अश्वनी सूद हैं, उन्होंने भी कहा था कि बच्चा शायद ही बचे, क्योंकि बच्चे का वेट सिर्फ और सिर्फ 1200 ग्राम वेट था। तो बहुत कम वेट था मैम। और लेकिन हम सबका एक ही मकसद था कि इस बच्चे को बचाना है और एक पॉजिटिव वाइब्स उसको हम देते गए मैम। वो भगवान ने उस बच्चे को रखा और बच्चा आज बिल्कुल स्वस्थ है, अपने परिवार में है। जी, ऐसे ऐसे काम जब करते हैं तो वो एक जो हमें पावर मिलती है वो अलग होती है, और ब्लेसिंग हम ये कह सकते हैं कि ब्लेसिंग्स होती है जो किसी न किसी रूप में उस बच्चे के साथ या आपके साथ भी जुड़ी होती है। हाँ, वो जो मैम वो वाला जो काम था वो इतना मतलब उस बच्चे की जान को बचा के मुझे इतना सुकून मिला, शायद मैंने ज़िंदगी में कभी इतना सुकून नहीं पाया होगा। जी। जी। जितना सुकून और उस ऐसी बच्चे को। परिस्थिति में जबकि लोग शायद अपने लिए डर रहे थे, एक ऐसा बिल्कुल, दौर ये बिल्कुल। आ चुका था बीच में। बिल्कुल। हाँ जी। तो अभी आप जैसे बच्चों के साथ तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र आपका रहा है। बहुत सारे बच्चे चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड या फिर फैक्ट्री से, बहुत सारे बच्चे आपने रेस्क्यू किए हैं। महिलाओं के साथ भी क्या आप इस तरह का दौर आपका रहा है कि किस तरह से महिलाओं की आपने मदद की हो, और ऐसे जो महिलाएं जो आपके साथ जुड़ी हों? हाँ जी, महिलाओं में मैं एक आपको किस्सा बताऊंगी। हमारे यहाँ पे एक सोलन में तकरीबन वो 22 साल से वो लेडी रोड साइड पे रह रही थी। और वो मेंटली भी सिक हो गई थी, ड्रग एडिक्ट भी थी। लोग उसको मिसयूज़ करते थे। उसके 2 बच्चे हुए। उन 2 बच्चों को उसने कहाँ इधर उधर दिया, मतलब वो कोई नहीं जान पाया वो कहाँ गए, किसी को नहीं मालूम। और उस लेडी को मैंने जब उस लेडी की दास्तान सुनी कि उसको अब्यूज़ किया गया था, गैंग रेप्ड वो लेडी थी, उसको मैंने रेस्क्यू करने का ज़िम्मा लिया और भगवान ने मेरी वहाँ पे बहुत मदद की। उस लेडी को रेस्क्यू करने के लिए मुझे कम से कम 5 महीने लगे। 5 महीने बाद पुलिस वालों ने कोई सुध ली उसकी, क्योंकि कोई उससे बात नहीं कर पाता था। वो मतलब क्योंकि मेंटली फिट नहीं थी और वो लोगों को पत्थर मारती थी लेडी। तो ये भी कोविड का ही टाइम था जब उस लेडी को रेस्क्यू किया और उसका मेडिकल कराया। उसको वन स्टॉप सेंटर जो सरकार द्वारा लेडीज़ के लिए सेंटर्स बनाए गए हैं, जो ज़रूरतमंद लेडीज़ हैं, वहाँ पे उसको 5 दिन रखा गया। और मैडम मेडिकल में उसका आया कि वो मेंटली अनस्टेबल है, तो उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और वो लेडी का जब ट्रीटमेंट करवाया मेंटल हेल्थ एक्ट के थ्रू, तो मैम वो हमारा जो स्टेट मेंटल हेल्थ एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर ये बालूगंज शिमला वाला है, यहाँ पे वो लेडी 6 महीने रही। एंड जून से लेके और नवंबर तक। फिर नवंबर में वो लेडी को थोड़े दिन के लिए पैरोल पे भेजा
फिर मैंने उस लेडी से जैसे बातचीत करना शुरू किया तो उसको लगा कि कोई मेरा अपना है जिससे मैं बात कर सकती हूँ, जी। जिसको मैं अपना दुख दर्द बता सकती हूँ। उसने मेरे से अपनी चीज़ें शेयर करनी शुरू की और मैंने उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात बोली कि तुझे कभी भी ज़रूरत है तो मुझे बता। वो मेरे को ही अप्रोच करती थी जी। और मैंने उसका जो मतलब जो उसकी दवाई का वो था, उसके लिए मैंने उसको ज़रूर थोड़ा मोटिवेट किया कि दवा खाना खाओ ना खाओ दवाई तुम्हें खानी होगी। और उसने उस चीज़ को इतनी गहनता से लिया कि आज वो लेडी बिल्कुल अपने पाँव पे खड़ी है और अपना उसके लिए फिर हमने रिहैबिलिटेशन शुरू किया। उस लेडी को रहने के लिए कहीं कोई घर नहीं था। जी। वो एक पब्लिक टॉयलेट में रात को गत्ते बिछा के और वहाँ पे अपना बिस्तर लगा के, जिसमें कि नाम के तौर पे 2-3 कंबल उसके पास थे जहाँ पे वो रहती थी। फिर मैंने उसका आधार कार्ड बनवाने के लिए अपना एड्रेस, पहले तो उसका स्कूल सर्टिफिकेट प्रोक्योर किया क्योंकि थोड़ा सा मेंटली वो ठीक हो गई थी। तो उसने बताया, स्कूल का अपना नाम बताया, स्कूल से उसका ये सर्टिफिकेट हमने लिया स्कूल लिविंग, उसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। डेट ऑफ बर्थ लेने के बाद फिर मैंने अपने एड्रेस पे आधार कार्ड बनवाया, उसका हिमाचली बनवाया। आधार बनवाने के बाद उसकी एक आइडेंटिटी होगी जिसके बल पे जो है फिर हम उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में एक घर दिलवा पाए। आज उसका अपना घर है और गृहिणी सुविधा में उसको गैस कनेक्शन दिलवाया। बाकी समाज के जितने भी ये अच्छे लोग थे जिन्होंने उसकी मदद की, किसी ने टीवी दिया, किसी ने उसको बर्तन दिए, तो इस तरह से जो है हमने उसकी रिहैबिलिटेशन की। तो वो आज जब समाज में चलती है या बाज़ार में चलती है तो बड़ा सुकून मिलता है मैम उस और लेडी एक का देख के। समाज सेवा में हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअली करने का काम ही नहीं है। अगर आपको हर डिपार्टमेंट से और लोगों से, जैसे आपने कहा कि सभी ने हेल्प की है, तो आप एक स्टेप ले सकते हैं और उसके साथ साथ अगर आपके साथ बहुत सारे हाथ जुड़े हों तो वो इजी काम हो सकता है। हाँ जी, जैसे इस केस में हुआ, इनिशिएटिव मैंने लिया, जी। भगवान की ब्लेसिंग थी। इनिशिएटिव लेने की देर थी। मुझे कमेटी वालों ने सोलन में, मुझे डिपार्टमेंट वालों ने बहुत सहयोग किया और हर एक लेवल पे, इवन पुलिस वाले आज भी अगर उनको कोई समस्या आती है किसी को रखने की, कोई बुज़ुर्ग की, उस तरह से वो मुझे कॉल करके कई बार मेरी हेल्प सीख करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि चलो दुनिया अपने लिए जीती है, जी। जी। मैं अगर किसी दूसरे के काम आ सकूं तो ये मेरा परम सौभाग्य है। तो एक जैसे आपने फैमिली एटमॉस्फेयर बताया कि एक हमारे घर का माहौल ऐसा था कि हेल्प हम करते रहते थे, लेकिन अब आप स्टडी के बारे में आपसे जानना चाहते हैं, किस तरह की आपकी स्टडी रही कि आप फिर साथ साथ इसके साथ अपने काम भी उसी तरीके से करते रहे? मैम एजुकेशन जो थी मेरी वो गवर्नमेंट स्कूल में हुई है। जी। प्राइमरी क्लासेस मैंने तत्तापानी मिडिल स्कूल में की थी जी। और उसके बाद मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुन्नी में, हम डेली 5 किलोमीटर पैदल आया करते थे जी। और सब इकट्ठे होके जो है वो सुन्नी स्कूल से +2 तक मेरा एजुकेशन वो रहा। उसके बाद फिर मैं पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन किया। जी। तो 5 साल मैं वहाँ पे हॉस्टल में रही। वहाँ पे भी मेरा इसी तरह का एटीट्यूड था शायद जैसा आज है। जी। हाँ जी, तो वो मेरा मतलब बचपन से ही इस तरह का इस तरह की वो पृष्ठभूमि होने करके पर एक स्वभाव रहा। ड्रीम भी होते हैं ना कि भी चेंज होते रहते हैं कि मैंने ये करना था, ऐसा कुछ था आपके मन में कि नहीं लाइफ में मुझे ऐसा कुछ करना है या इस मुझे फील्ड में जाना है? मैम मेरा कभी इस तरह का वो फील्ड में जाने का नहीं था, लोगों की हेल्प करने का था। जी। लेकिन फैमिली सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए कि मैं गवर्नमेंट जॉब में थी, वो मेरे को छोड़नी पड़ी। फैमिली, या मैं फैमिली को देखती या जॉब को देखती। जी। जी। तो मैंने फैमिली को प्रेफरेंस दी कि फैमिली है तो सारी चीज़ें हैं। जी, बिल्कुल। इंसान थोड़े में भी गुजारा कर लेता है, लेकिन शांति घर की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जी। जिसमें मैं समझती हूँ कि घर का माहौल और आपकी जो आगे आने वाली जनरेशन है उसके ऊपर इन चीज़ों का बहुत असर पड़ता है। बहुत असर पड़ता है। जी।
तो मेरे इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं थे, हाँ, लेकिन एक ख्वाब ये ज़रूर था कि मैं अपनी आइडेंटिटी अपने नाम से बनाऊंगी, हस्बैंड के नाम से नहीं। दो मेरे को हस्बैंड का बहुत सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, जो मैं किसी भी वक्त किसी की हेल्प के लिए, रात हो दिन हो, मैं अपना गाड़ी लेके निकल जाती हूँ। मुझे कोई रोकता नहीं है घर में, नॉट इवन बच्चे ना हस्बैंड, वो अपना खुद गुजारा करते हैं। और मैं किसी भी वक्त कहीं पे भी जो है लोगों की मदद के लिए निकल पड़ती हूँ। इवन अभी मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं। एक मैं आपको किस्सा बताती हूँ। एक मेंटली सिक पर्सन थे जो गिरीपुल, सोलन से आगे गिरीपुल जगह है, वहाँ पे वो सर्दियों का मौसम था, 2 साल पहले की बात है, और वो 4-5 दिन से रोड साइड पे बैठे हुए थे, बुज़ुर्ग बिल्कुल, और वो मेंटली भी अनस्टेबल थे। तो मैं चंडीगढ़ में थी, मुझे किसी का फ़ोन आया ऐसे ही, क्योंकि मैं सबको अपना फ़ोन नंबर दे देती हूँ कि कहीं पे हेल्प की ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैडम ऐसे ऐसे वहाँ पे है, वो पर्सन की डेथ ना हो जाए, इतनी ठंड पड़ रही है। दिसंबर एंड का था टाइम, तो काफ़ी ठंडा था। तो मैंने पुलिस वालों को कॉल किया, पुलिस वाले सोलन से उनको रेस्क्यू करने के लिए चले गए। अब पुलिस वालों का कहना था कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। जब मैं शाम को चंडीगढ़ से वापस आई, अगले दिन मुझे फिर फ़ोन आ गया कि मैडम वो पर्सन जो है राजगढ़ की तरफ जा रहे हैं। एंड मैडम आप मानोगे नहीं, कम से कम कोई 25 किलोमीटर होगा वो जगह। संडे का दिन था। मैंने हस्बैंड को कहा कि उठो और हम चलते हैं उसको लेने के लिए, पर्सन को। हम लोग उठे और गाड़ी लेके हम चल दिए। वहाँ से उन पर्सन को लेके आए, उनको रेस्क्यू किया और लाके पुलिस स्टेशन में उनको छोड़ा, उनको कपड़े वपड़े जो भी देने थे वो दिए, और उनका मेंटल हेल्थ एक्ट में रेस्क्यू करा के उनका ट्रीटमेंट कराया। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह के हम कार्य कर रहे हैं तो उनका असर हमारे बच्चों पे बहुत पड़ा है। बच्चों में वो एक दया भाव जो है बहुत ज़्यादा इंसानों के प्रति तो आया ही है, जानवरों के प्रति भी बहुत ज़्यादा दया भाव इस तरह से वो हो गया जैसा है। माहौल देखेंगे तो वैसा ही एक स्ट्रगल की जब हम बात करें समाज सेविका के रूप में, या फिर जैसे आपने जॉब का कहा, ऐसे कुछ स्ट्रगल आपको भी सहन करने पड़े कि लाइफ में आपको भी लगा कि पता नहीं कर पाऊंगी कि नहीं, ऐसी परिस्थितियाँ आती रहती है? हाँ मैम, परिस्थितियाँ आती थी, लेकिन मेरे फादर ने हमेशा हमें सिखाया कि गिव अप नहीं करना, करते रहो। एक दिन वो जिस काम को तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे से नहीं हो रहा, एक दिन वो भी थक जाएगा और उसको होना पड़ेगा। तो वही मेरे साथ सिचुएशंस होती हैं। मैं आपको ये लेडी का किस्सा बता रही हूँ, मैंने नहीं सोचा था कि इतने आगे तक हम पहुंच जाएंगे और इतना सब हो जाएगा। अभी रिसेंटली उस लेडी की बेटी ने उसको ढूंढ निकाला है। तो वो जो एक मोमेंट था, अगर वो आज ठीक हालत में है वो लेडी, और उसकी बेटी ने उसको ढूंढा है, उसने ढूंढा तभी है ना वो ठीक हालत में है। ऐसे शायद उसको वो ना ढूंढ पाती, है ना। तो वो एक बहुत सुकून देने वाला मतलब मुझे मोमेंट लगता है कि जिस तरह से हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और रही स्ट्रगल की बात मैम, जब मेरे हस्बैंड बहुत बीमार थे, उस वक़्त का स्ट्रगल बहुत ख़राब था बिल्कुल यंग एज में, और डॉक्टर्स ने भी जवाब दे दिया था। उनका भी था कि आपकी किस्मत है, एट द एज ऑफ 27 इयर्स। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था, पर शायद भगवान ने रखना था, तो सारी चीज़ें जो है उस तरह से निकल गई और हुआ। परिस्थितियाँ जब आपके फेवर में आती है, या फिर ऐसी परिस्थितियों से जब आप जूझते हैं, तभी एक और हिम्मत हमें मिलती है। कहते हैं ना कि वक्त हमें बहुत कुछ सिखाता है, बिल्कुल, और उसके साथ हम सीखते रहते हैं। तो आज के समय में कितना आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन लगती है कि मैं जितने मुझे, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ सुनाने को है, बहुत किस्से हैं जिससे आपको बहुत सुकून मिला है। अभी लिस्ट बहुत लंबी है जो शायद हम पूरा डिस्कस ना कर पाए, लेकिन आज के समय में कितना आप महसूस करती है कि जो मैंने किया या मैं जो कर रही हूँ बहुत सेटिस्फाइड हूँ?
मैं मैम बहुत अच्छे से सेटिस्फाइड हूँ। अगर मतलब मेरा जीवन ख़त्म भी हो जाता है तो मैं मतलब पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ इस वक्त पे, जी कि जो मेरे हाथ में काम होता है मैं उसको सिरे चढ़ा के जी और पूर्ण करती हूँ। जी। बस वो जो सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट है ना मैम, वो मेरे को मिलना ज़रूरी है। लेकिन जब तक मैं उस पॉइंट तक नहीं पहुँच जाती बिल्कुल। तब तक मेरे को सुकून नहीं मिलता है। जी तो जो भी काम मेरे हाथ में आता है मैं उसको सिरे चढ़ा के तभी चैन लेती हूँ। मेरी मतलब नींद में भी मैं उन चीज़ों के बारे में, जैसे रात को सोती हूँ तो मैं उन चीज़ों के बारे में सोचती रहती हूँ कि अब अगले दिन मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। जी तो वो मेरा मतलब एक रहता है कि जब तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ, वो कहते हैं ना कि रात की नींदें भी मतलब आपकी उड़ जाती हैं, जी जी तो जी वो मेरे करेक्ट। साथ होता है मैम। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि जब कोई काम करो तो उसे पूरा ज़रूर करो, क्योंकि समाज सेवा तो है ही ऐसी कि जब आपने शुरू कर दिया है तो उसे पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ी और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा की। और दर्शकों, हमें समाज सेवा के साथ अगर जुड़ना है तो इसी तरह हमें कार्य करना होगा कि उसे जब तक वो पूरा नहीं हो उस काम को हमेशा दिलो जान से करना है। तो देवांशी कार्यक्रम में आज बस इतना ही। नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।